हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। DSSS के, चाहे मैं TGT के एग्ज़ाम की बात करूँ, PGT या फिर जो भी नॉन टीचिंग की पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप हुए हैं, अब आपको जून के बाद से उनके एग्ज़ाम्स देखने को मिलेंगे। तो अब ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, चाहे आप किसी भी आपने पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो। और PRT की वैकेंसी भी मोस्ट प्रोबेबली जुलाई तक आपको देखने को मिल सकती हैं, इसलिए अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। और मैं आपको बता देती हूँ, जो लोग नए हैं, जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट हम करते हैं ऑल्टरनेट डेज़ पर। अब तक 12 से 13 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें हम हर मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वैसे तो वो हर इस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ पर जनरल अवेयरनेस आता है, लेकिन हम फोकस करके DSSS को चल रहे हैं। ये आपके NVS हो, KVS हो, सुपर टेट हो, हर एग्ज़ाम में भी और एग्ज़ाम्स में भी काम आएगा। ठीक है, तो GA मॉक टेस्ट नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको वो मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। एक मैराथन क्लास भी हुई है जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, वो भी उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अब मैंने आपको उन जो मॉक टेस्ट थे उनमें करंट अफेयर्स को मैंने ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो करंट अफेयर्स हैं उनके हम सेपरेटली सेशंस करेंगे। और मैं ट्राई करूँगी, अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को देखते हैं, तो जैसा आपका यहाँ पर रिस्पांस रहता है उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। और एग्ज़ाम तक इसी तरह से आपकी जो मॉक टेस्ट की सीरीज़ है वो तो चलती रहेगी। तो मैं आपके लिए जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ, इसी तरह से फैब, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली जून के भी देख लें, या फिर उधर लास्ट हम दिसंबर 2023 के भी करंट अफेयर्स देखें। लेकिन जैसा आपका रिस्पांस इस वीडियो के बाद रहता है उसके अकॉर्डिंग ही आगे की वीडियोस प्लान की जाएंगी। ठीक है, बिकॉज क्वेश्चंस को ढूंढने में, सेलेक्ट करने में बहुत मेहनत लगती है, आप सभी ये बात जानते हो, इसीलिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहता है और आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो नेक्स्ट मंथ का भी हम आपके लिए करंट अफेयर लेकर आएंगे। तो यहाँ पर देखो, मैटर ये नहीं करता कि 10 करंट अफेयर हैं जो जनवरी में, 20 हैं, 25 हैं, 100 हैं, या 300 करंट अफेयर्स मैं आपको करा दूँ। देखो, 20 नंबर में से 2, 3 या मैक्स टू मैक्स 4 करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाएंगे। तो कोशिश ये है कि बिल्कुल क्रीमी लेयर वाले जो करंट अफेयर्स हैं, और जिस टॉपिक से DSSS भी पूछता है वो आपके लिए मैं यहाँ पर कवर करूँगी, चाहे उसमें 50 क्वेश्चन हो, चाहे 100 हो, या फिर 30 क्वेश्चन हो। ठीक है, पर मंथ 2 से 3 क्वेश्चन आपके आने हैं, तो बिल्कुल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं वो मैं कराऊंगी। सेकेंडली, हर मंथ में ज़रूरी नहीं है कि इंपॉर्टेंट खबरें ज़्यादा हों या कम हो, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो आज के सेशन में देखेंगे लगभग 75 क्वेश्चंस मुझे जो बेस्ट है जनवरी 2024 के वो मिले हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो थोड़ा सेशन के बारे में आपको बताना शुरू में मुझे सही लगता है, जो लोग पहली बार विज़िट कर रहे हैं। ठीक है, एक दिन हमारी सीटेट की क्लास चलती है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, और एक दिन DSSS की। अब हम सेशन को शुरू करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चंस 1 लाइनर फॉर्म में होंगे। मॉक टेस्ट में मैं आपको 1 लाइनर फॉर्म में क्वेश्चंस कराती हूँ। ठीक है, ये कम टाइम टेकिंग भी होता है और डायरेक्टली हम इससे आंसर पर आ जाते हैं। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि इन क्वेश्चन, देखो आने को तो क्वेश्चन कहीं से भी कभी भी आ जाता है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स भी। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि इन्हीं के अंदर से आपको क्वेश्चंस देखने को मिले। ये PDF भी आपको मिल जाएगी, कहाँ पर मिलेगी वो मैं वीडियो के एंड में आपको बता दूंगी। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सैन्य अभ्यास, जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं उनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो सैन्य अभ्यास है डेजर्ट साइक्लोन 2024, ये किन 2 देशों के बीच हुआ? तो मोस्टली आपसे जो मिलिट्री एक्सरसाइज पूछी जाती है वो इंडिया वर्सेस पूछी जाती है, ये इंडिया की किसके साथ हुई है, तो इंडिया तो उसमें होगा ही होगा। तो नाम, अगर डेजर्ट साइक्लोन की हम बात करें, ये नाम आपको याद रखना है, डेजर्ट साइक्लोन। ठीक है, तो डेजर्ट साइक्लोन का नाम जब भी आएगा तो भारत के साथ आपको UAE का नाम याद रखना है। ठीक है, तो जो डेजर्ट साइक्लोन 2024 एक्सरसाइज हुई है, मिलिट्री एक्सरसाइज, वो हेल्ड हुई है इंडिया और किसके बीच? UAE के। कोशिश मेरी यही रहेगी मैं यहीं पर आपको ये याद करा दूँ, बस एक बार PDF से आप रिवाइज कर लेना एग्ज़ाम से पहले या फिर ये सेशन देखने के बाद, वो आपकी चॉइस है।
तो डेजर्ट साइक्लोन किस किस देश के बीच हुआ? भारत और यूएई के। और ये हमेशा इसी के बीच होगा, चाहे यहाँ पर तो डेट मेंशन कर दी जाती है अकॉर्डिंग टू करंट अफेयर्स, लेकिन नॉर्मली भी जो जिसके बीच एक्सरसाइज होती है उन्हीं के बीच उस पर्टिकुलर नाम से होती है। तो डेजर्ट साइक्लोन इंडिया एंड यूएई के बीच होती है। अब मैं अगले क्वेश्चन पर आ जाती हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको सेशन के शुरू में बताया कि सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। भारतीय सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? फाइनेंस कमीशन के जो प्रेसिडेंट बने हैं। ये भी याद रखना कि कौन सा वित्त आयोग है, कौन से नंबर का? तो 16th है। और इसके अध्यक्ष जो हैं वो अरविंद पनगढ़िया बने हैं। याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये ज़रूर याद रख लेना। देखो ऐसा है कि DSSB में आपके 2 पार्ट आते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। मैं अगर टीचिंग एग्जाम्स की बात करती हूँ तो देखिए पार्ट 2 जो सब्जेक्टिव होता है वो काफ़ी अच्छे लेवल का होता है। तो पार्ट 1 में आपको मैक्सिमम स्कोर करने की ज़रूरत है कट ऑफ में आने के लिए। तो अगर 2-3 नंबर भी आपके करंट अफेयर्स के कवर हो जाते हैं तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो अपने करने का आप काम करिए, बाकी एग्ज़ाम में आपको मिलते हैं या नहीं वो डिपेंड करता है, ठीक। तो याद रखना 16वां जो है फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग है, और उसके जो अध्यक्ष बने हैं वो अरविंद पनगढ़िया बने हैं। कौन बने हैं? अरविंद पनगढ़िया। बढ़े अगले सवाल पर, चलिए। फिर एक मिलिट्री एक्सरसाइज की हम बात कर लेते हैं, एक्वावेरिन। तो जो एक्वावेरिन है वो इंडिया की किसके साथ होती है? मालदीव्स के साथ होती है, ये आपको याद रखना है। तो एक्वावेरिन मिलिट्री एक्सरसाइज की जब भी बात होगी तो मालदीव्स को आप ऐड करेंगे विद इंडिया, मालदीव को, ठीक है। तो एक्वावेरिन एक्सरसाइज किसके बीच होती है? हमेशा भारत और मालदीव के बीच होती है। एक्वावेरिन पूछा भी जा सकता है, कुछ दिनों पहले मालदीव्स न्यूज़ में भी था, ठीक है। तो एक्वावेरिन किस किस के बीच हो गई? भारत के और मालदीव्स के। अब मैं बढ़ती हूँ अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ओमान के मस्कट में किया जाएगा। ओमान में एक जगह है मस्कट, वहाँ पर किया जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ओमान के मस्कट में हॉकी वर्ल्ड कप 2024 ऑर्गेनाइज किया जाएगा या किया जा चुका है ना, क्योंकि जनवरी के करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, लेकिन आपको बस प्लेस का ध्यान रखना है कहाँ पर हुआ या कहाँ पर होगा, ठीक है। तो हॉकी वर्ल्ड कप की बात हो रही है इस वर्ष के, कहाँ पर हुआ या होगा? मस्कट ओमान में। मस्कट ओमान में हॉकी वर्ल्ड कप 2024। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के राष्ट्रपति किसे चुने गए? देखो इंटरनेशनल अफेयर से भी क्वेश्चंस एग्जाम में आपके आते हैं, ठीक है। तो कुछ जो आ सकते हैं वो मैंने इंक्लूड करे हैं। कॉन्गो की बात करें या जिसको फुल नेम कंट्री का है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसके प्रेसिडेंट हाल ही में बने हैं फेलिक्स त्सेसीकेदी। फेलिक्स त्सेसीकेदी, ठीक है। नाम थोड़ा अजीब है और अजीब नाम याद रह जाते हैं। फेलिक्स त्सेसीकेदी, फेलिक्स त्सेसीकेदी, एक दो बार पढ़ोगे तो आपको ऑप्शन वहाँ दिखेगा, तो यू विल मार्क, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? फेलिक्स त्सेसीकेदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। स्कॉटिश स्क्वैश जूनियर ओपन 2023 में किसने विमेन अंडर 19 खिताब जीता है? तो विमेन अंडर 19 स्कॉटिश स्क्वैश में बात चल रही है। स्कॉटिश स्क्वैश जूनियर ओपन इस टूर्नामेंट का नाम है, 2023 में हुआ था। विमेन अंडर 19 में इसमें अनाहत सिंह जीती हैं, ठीक है। विमेन अंडर 19 में कौन जीती है? अनाहत सिंह। तो क्वेश्चन ज़रूरी नहीं इसी फॉर्म में आपको देखने को मिले जैसा मैं बता रही हूँ। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अनाहत सिंह जिन्होंने हाल ही में विमेन अंडर 19 का खिताब जीता है वो किस गेम में जीता है या वो किस गेम से रिलेटेड है, ऐसे सवाल पूछा जाता है। तो स्क्वैश से रिलेटेड है, याद रखिएगा, अनाहत सिंह, ठीक है। और स्कॉटिश स्क्वैश जूनियर ओपन 2023 में उन्होंने विमेन अंडर 19 का खिताब जीता है। अनाहत सिंह ने स्क्वैश से रिलेटेड हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ई समिति किस न्यायालय द्वारा शुरू की गई? एक पहल या एक योजना, एक इनिशिएटिव। ई समिति तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ई समिति जो है एक योजना या एक पहल शुरू की गई है।
तो इसको भी आप याद रखिएगा। ई समिति पहल किसने शुरू करी है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य सभी दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को मैप करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है? तो जहाँ पर दुर्घटना हो सकती है ऐसे क्षेत्रों को मैप किया है पंजाब ने, और ये ऐसा करने वाला भारत का पहला स्टेट बना है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो पंजाब भारत का पहला राज्य बना है जिसने जहाँ पर एक्सीडेंट हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे एरियाज़ को मैप किया है पंजाब। अगला सवाल, किस राज्य ने आयुष्मान भारत के अंतर्गत कैशलेस सुविधा स्वास्थ्य सुविधा की शुरुआत करी है? आयुष्मान भारत की योजना है 5 लाख तक का, जिसमें आपको हेल्प मिलती है ट्रीटमेंट में, हेल्थ ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो इसमें कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा आपको मिली है, तो इसकी शुरुआत हरियाणा ने करी है कि इसको आप कैशलेस रूप में भी, कैशलेस वे में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आयुष्मान भारत के अंतर्गत कैशलेस सुविधा शुरू करी है हरियाणा ने, ये भी याद रखना क्योंकि इन्होंने शुरू किया है, पहला स्टेट है, तो याद रखना। अगला सवाल है, इम्पॉर्टेंट है, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? पहले तो ब्रिक्स याद रखना, कौन सा? 15वां, ठीक है। तो 15वां हुआ दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, और अगला 16वां जो कि 2024 में होगा वो रूस में होगा। तो दोनों चीज़ें याद रखनी, 23 की भी और 24 की भी। 23 में जोहान्सबर्ग में हुआ दक्षिण अफ्रीका, 15वां एडिशन था, और उसके बाद इस वर्ष रूस में हुआ या होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि सारे इवेंट्स मैंने ये सर्च करके नहीं देखे कि अब तक हो चुके हैं या होंगे, बिकॉज अब मई चल रहा है और करंट अफेयर आपके ये जनवरी के हैं। जनवरी में हम मोस्टली दिसंबर के करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो ये हो चुके हैं या होंगे इस ईयर, ये आपको याद रखना है बस कि कौन सा है और कहाँ पर होगा। तो 15th ब्रिक्स जोहान्सबर्ग में हुआ साउथ अफ्रीका, और 16th जो कि 2024 में होना है या हो चुका है वो आपके रशिया यानी कि रूस में होगा। क्लियर है, इतनी बात भूलेंगे नहीं। 10 सवाल हमारे हो चुके हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 पर। कृषि के क्षेत्र में MS स्वामीनाथन प्राइज़ दिया जाता है, और ये इम्पॉर्टेंट प्राइज़ है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि इम्पॉर्टेंट प्राइज़ है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 BR कम्बोज को दिया गया, याद रखिएगा। 2024 का MS स्वामीनाथन पुरस्कार जो है वो BR कम्बोज को दिया गया है, याद रखना। BR कम्बोज को MS स्वामीनाथन प्राइज़ 2024 दिया गया है, BR कम्बोज। देखिए मैं 2 से 3 बार इसलिए बोलती हूँ जिससे आपके माइंड में ये चीज़ फिक्स हो जाए, आपको याद हो जाए। तो BR कम्बोज किससे रिलेटेड है? MS स्वामीनाथन प्राइज़ से। अगला क्वेश्चन, 4 जनवरी को मनाए गए विश्व ब्रेल दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्रेल डे की थीम जो थी वो क्या थी? तो पहले तो ये याद रखना, ये डे पूछा जाता है क्योंकि डेज से भी सवाल आते हैं। वर्ल्ड ब्रेल डे कब होता है? 4 जनवरी को होता है वर्ल्ड ब्रेल डे, और इसकी थीम भी आपको पता होनी चाहिए। थीम है इसके अंधे और दृष्टिबाधित व्यक्तियों तक पहुंचना, ठीक है। इंग्लिश में अपने हिसाब से देख लेना, यही मीनिंग निकलेगा, अंधे और दृष्टिबाधित व्यक्तियों तक पहुंचना, ठीक है। जो अंधे या दृष्टिबाधित हैं, जिनको कम दिखाई देता है किसी वजह से, उन तक पहुंचना वर्ल्ड ब्रेल डे की थीम थी, और ये 4 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किन्होंने जगह ली है? संयुक्त राष्ट्र बोला जाता है किसको? यूनाइटेड नेशंस को। तो यूनाइटेड नेशंस की बात यहाँ पर चल रही है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में इंद्रमणि पांडे ने जगह ली है, इनको चुना गया है। तो ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इसलिए ही यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर आया है। कोई भी एक भी अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ नहीं मिलेगा, आगे आप देखते जाना, ठीक है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपके काम ही डेफिनेटली आएगा। तो UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन चुने गए हैं? इंद्रमणि पांडे जी, इनका नाम याद रखना है। अगले पर आ जाते हैं 14th। अब तक का सबसे छोटा क्रिकेट टेस्ट मैच किस टीम के बीच खेला गया? स्पोर्ट्स से भी सवाल आपके आते हैं। सबसे छोटा टेस्ट मैच है ना, सबसे छोटा क्रिकेट में, वो भी टेस्ट मैच की बात चल रही है, वो खेला गया है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच अब तक का सबसे छोटा टेस्ट क्रिकेट मैच खेला गया है।
है ना। टेस्ट 4 या 5 मैक्सिमम 5 दिन का होता है, तो वो सबसे कम समय में जो ख़त्म हो गया, रिज़ल्ट आ गया टेस्ट का, तो ये सबसे छोटा रहा है भारत और साउथ अफ्रीका के बीच। अगला क्वेश्चन, स्टेट के जो फेस्टिवल हैं, डांस फॉर्म है, उनसे भी सवाल आते हैं। डांस फॉर्म तो आपका, और जो ये आपके फेस्टिवल नहीं, वैसे स्टैटिक जीके में आता है यहाँ पर भी, लेकिन देख लेना क्योंकि ये कोई क्वेश्चन रिसेंट से रिलेटेड होगा, इसलिए यहाँ पर डाल दिया गया है। गुणोत्सव उत्सव या गुणोत्सव फेस्टिवल, ये असम से रिलेटेड है। स्टैटिक जीके में फेस्टिवल से स्टेट के और स्टेट के डांस फॉर्म वगैरह से सवाल आते ही हैं, तो वो भी आपको कवर करने हैं। और मॉक टेस्ट में करंट अफेयर के अलावा मैं आपको हर टॉपिक कवर करा रही हूँ, चाहे वो स्टैटिक जीके हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, आपका कॉन्स्टिट्यूशन उसमें आ जाता है, इकोनॉमिक्स आ जाती है, ठीक है। तो उसको आप ज़रूर सीरीज़ को फॉलो करें। गुणोत्सव उत्सव अगर मनाना है तो असम आपको जाना पड़ेगा, इस तरह से इसको आप याद कर लीजिएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो 16 कहता है कि अयोध्या हवाई अड्डे का नया नाम क्या हो गया है। तो याद रखिएगा, अयोध्या हाल ही में बहुत न्यूज़ में रहा क्योंकि वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण किया गया, ठीक है। तो अयोध्या हवाई अड्डे का नाम याद रखना, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। अयोध्या का पहला नाम क्या था, पहले अयोध्या का नाम क्या था, कमेंट करके बताना। अब अयोध्या किया गया है, पहले फैज़ाबाद था या क्या था, कमेंट करके बताना, ठीक है। और हवाई अड्डे का नाम याद रख लेना, महर्षि वाल्मीकि नाम से है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया गया, आपको पता होगा। वो किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया, ये भी पता होना चाहिए। PSLV 57 से इसको लॉन्च किया गया या प्रक्षेपित किया गया। भारत के पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 जिसे नाम दिया गया, PSLV 57 से उसे लॉन्च किया गया, जो कि एक रॉकेट का नाम है। ये भी पूछा जाता है ना, इसलिए यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल आइकन घोषित किया है। किसको, हिम तेंदुआ को। तो किर्गिस्तान ने हिम तेंदुआ को अपना नेशनल सिंबल या राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, ठीक है। किसने, किर्गिस्तान ने। तो जब हिम तेंदुए की राष्ट्रीय प्रतीक घोषित करने की बात आएगी तो तुरंत आप कहाँ पहुँच जाओगे, किर्गिस्तान पर, ठीक है, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पर होंगे, तो पेरिस फ्रांस में होंगे, याद रखना। बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। पेरिस ओलंपिक इस बार बोला ही ये जा रहा है ना, बस ऐसे याद रख लो ना, इस बार कहाँ पेरिस ओलंपिक हो रहे हैं, तो पेरिस से आपको खुद ही याद रहेगा। 2024 के ये समर ओलंपिक्स हैं, पेरिस में होंगे, ठीक है। तो पेरिस ओलंपिक से याद रखो डायरेक्टली, तो खुद ही याद आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 कहाँ पर मनाया गया, तो गोवा में। तो पर्पल उत्सव की बात की जाएगी तो आपको जाना पड़ेगा गोवा, ऐसे याद कर लेना करेक्ट करके। अगर पर्पल उत्सव जो है वो मनाना है तो आपको गोवा जाना पड़ेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 21। प्रवासी भारतीय दिवस ये कब मनाया जाता है, इम्पॉर्टेंट डे है। प्रवासी भारतीय दिवस आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना इसको, इम्पॉर्टेंट सवाल है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को, ठीक, ये आपको याद रखना है। आगे अगर मैं बात करती हूँ अगले क्वेश्चन की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले तो आप ये सुन लीजिए। अब देखो, 2 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राइज़ 2023 दिया गया और दोनों बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। एक का नाम है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और एक का है सात्विक साईराज, ठीक है। सात्विक साईराज और चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, इन दोनों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राइज़ 2023 दिया गया। अब याद क्या रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट, और इससे ज़्यादा क्या होता है, आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा कि सात्विक साईराज जिन्हें हाल ही में इस प्राइज़ से सम्मानित किया गया है, कौन से खेल से संबंधित है, आप बोलोगे बैडमिंटन। वैसे ही पूछा जा सकता है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी
किस गेम से रिलेटेड है? आप बोलोगे बैडमिंटन। तो पूरा सवाल याद रखना। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023, सात्विक साईराज, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, दोनों किससे रिलेटेड हैं? बैडमिंटन से। क्लियर है? आगे बढ़ें। अगला, आपको पता है कि देखो 14 सितंबर को तो होता है हिंदी दिवस, नेशनल, ठीक है, हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है 14 सितंबर को। और जो विश्व हिंदी दिवस होता है वो होता है 10 जनवरी को। ठीक है, दोनों इम्पॉर्टेंट है, दोनों याद रखना। तो जो विश्व हिंदी दिवस था 10 जनवरी को, उसकी थीम पूछी है। उसकी थीम थी हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। थीम याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसकी थीम क्या थी इस बार? हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। अगला क्वेश्चन, लाल चींटी की चटनी को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो आप में से बहुत लोगों ने सुना भी होगा, जिन्होंने जो पहली बार सुने उनको कुछ अजीब भी लग रहा होगा, तो ये सच है बिल्कुल। लाल चींटी की चटनी बनाई जाती है उड़ीसा में, जिसको जीआई टैग भी दिया है। कहीं की कोई यूनिक चीज़ होती है तो उसको ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है स्टेट को। ठीक है, तो उड़ीसा। तो भाई अगर आपको लाल चींटी की चटनी खानी है तो कहाँ जाना पड़ेगा? उड़ीसा जाना पड़ेगा, याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। जीआई टैग से सवाल पूछे जाते हैं, उड़ीसा। अगला, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किस देश के नहीं, अपना ही है, देश के सबसे स्वच्छ शहर में चुना गया? तो देखो, स्वच्छ सर्वेक्षण हर साल होता है। 2023 में 2 शहरों को, है ना, स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया। इंदौर को तो हर वर्ष ही दिया जाता है, उसके साथ साथ सूरत को। इंदौर और सूरत। इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सूरत कहाँ पर है? गुजरात में। तो सूरत और इंदौर और सूरत को 2023 का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया। और अगर पूछ लिया जाए कि सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा चुना गया, तो भाई राज्य है महाराष्ट्र। राज्य वाइज भी होता है और सिटी वाइज भी होता है। तो सिटीज़ में कौन सा आ जाएगा आपका क्लीनेस्ट सिटीज़ में? इंदौर और सूरत, और राज्य में महाराष्ट्र, याद रहेगा। अगला, इंडेक्स से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं और ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट सवाल आपका है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 80वां रहा, 80th, याद रखना। ये हेनली पासपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल आपके एग्ज़ाम में आता है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024, भारत की पोजीशन 80वीं यानी कि 80th, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पर आए, भारत के पहली बीच गेम्स कहाँ पर आयोजित किए गए? तो कि जो 2024 में हुए या होंगे, ठीक है। बीच गेम्स, तो अगर बीच गेम्स खेलने हैं तो आपको दीव जाना पड़ेगा। दमन दीव सुना है? तो वही वाला दीव। तो अगर बीच गेम्स खेलने हैं, बीच पर गेम्स खेलने हैं, तो आपको दीव जाना पड़ेगा। तो याद रखना, दमन दीव वाला जो है, ठीक है, यही वही दीव है। तो दीव में बीच गेम्स आयोजित हुए। अगला सवाल, भारतीय सेना दिवस वो कब मनाया जाता है? तो याद रखना, इंडियन आर्मी डे, भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, मैंने बोला ना कि डेज और इवेंट से सवाल आते हैं, उसी क्रम में ही अगला सवाल है और इम्पॉर्टेंट भी है आपके एग्ज़ाम के लिए। भारतीय सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। अगला सवाल, सुमित नागल किस खेल से संबंधित हैं? ऐसे सवाल मैंने बोला है ना कि एग्ज़ाम में आते हैं, स्पोर्ट्स से भी आते हैं, म्यूज़िकल भी आ जाते हैं कि ये किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं, कोई पर्टिकुलर हस्ती आपको दे देते हैं। तो सुमित नागल जो है लॉन टेनिस के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, उससे रिलेटेड है सुमित नागल। सुमित नागल कौन से गेम से रिलेटेड है? लॉन टेनिस, ठीक। अगला क्वेश्चन, कनुमा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, कनुमा उत्सव, कनुमा फेस्टिवल, ये कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो कनुमा उत्सव तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगर कनुमा उत्सव मनाना है तो या तो तेलंगाना जाइए या आंध्र प्रदेश जाइए। कनुमा उत्सव तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन,
आई होप मैं बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं चल रही हूँ, क्योंकि वो ये ना 2 से 3 बार एक क्वेश्चन को हमें पढ़ना है, जिससे यहीं के यहीं क्वेश्चन का खात्मा हम कर दें। समझ रहे हो? बाकी पीडीएफ मिली जाएगी एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि देखो 2 से 3 नंबर के लिए आप बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट मत करिए। भले ही मैं आपको ये वीडियो दे रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि मिनिमम टाइम इसको आप दीजिए, जिनमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो उसको टाइम दो ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक बार यहाँ पर पढ़ लो, फिर पीडीएफ से देख लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष और महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला? तो जनरली आपको मेल तो सभी बता देते हैं अपनी वीडियोस में, अपनी पीडीएफ्स में, अपने सेशंस में, लेकिन मेल फीमेल दोनों आपको पता होने चाहिए। खासकर इसमें फीफा में, है ना, फीफा मेल प्लेयर ऑफ द ईयर कौन रहे 2023 के लिए, और फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर कौन रहे? तो मेल तो मोस्ट ऑफ द टाइम लियोनेल मेसी ही रहते हैं, इनका नाम आपको याद रह जाएगा। फीमेल में नाम याद रखना, इतना बोनमती। हो सकता है लिखते हुए कुछ हिंदी में इधर उधर हो गया, लेकिन इससे ही मिलता जुलता नाम या यही होगा, इतना बोनमती। इतना बोनमती जो है फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर रही हैं फॉर फीफा। ठीक है, फीफा की, क्योंकि हर लगभग हर स्पोर्ट्स में बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुने जाते हैं, तो फीफा के 23 के मेल प्लेयर ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी, फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर इतना बोनमती फीमेल प्लेयर बनी है। अगला क्वेश्चन, ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी, है ना, ब्रांड फाइनेंस जो है जारी करता है ग्लोबल 500 की लिस्ट, तो उसमें 2024 की लिस्ट में सबसे मजबूत भारतीय ब्रांड कौन सा रहा है? तो जियो रहा है। जियो के आने के बाद मोबाइल की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में एक अलग ही चेंज देखने को मिला। ठीक है, आप सभी ने चीज़ ऑब्ज़र्व की, लोगों का जो फ़ोन को लेके नज़रिया था वो कम्प्लीटली बदल गया है। लोगों की दुनिया ही फ़ोन हो गई है आज के समय में, और एक एडिक्शन फ़ोन हो गया है डेफिनेटली जियो के आने के बाद। और अब बहुत मुश्किल है लोगों को फ़ोन से अपने आप को दूर करना। और ये जब से जियो ने पहले स्टार्टिंग में फ्री चीज़ें सर्विसेज दी, उसके बाद फिर पेड हो गया, अच्छा खासा आपको पे करना पड़ता है रिचार्ज के लिए, तो बहुत बड़ा चेंज जियो ने लाया है, बहुत ज़्यादा बड़ा। एक तरह से कहते हैं ना, दुनिया पलट दी, बिल्कुल दुनिया पलट दी है। लोग बुक्स से, ऑफलाइन चीज़ों से, सब लोग किस पर आ गए हैं, ऑनलाइन आ गए हैं। चाहे कोई भी हो, टीचर्स हों, स्टूडेंट्स हों, कोई भी नॉर्मल लोग हों, वो सभी। खैर ये बात अलग है, अलग कंटेक्स्ट की है, लेकिन ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी जो ग्लोबल 500 की लिस्ट होती है ग्लोबली, उसमें 2024 में जो मजबूत भारतीय ब्रांड रहा है, भारतीय ब्रांड की बात मैं कर रही हूँ, वो रहा है जियो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विंग्स इंडिया 2024 ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो विंग्स इंडिया हैदराबाद में आयोजित किया गया। हैदराबाद कहाँ पर है? तेलंगाना में। ठीक है, हैदराबाद कहाँ पर है आपका? तेलंगाना में है, ये आपको याद रखना है। विंग्स इंडिया 2024, विंग्स इंडिया 2024 हैदराबाद में सेलिब्रेट किया, आयोजित किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल जिसको हम एसएसबी कहते हैं, उसके महानिदेशक कौन बने हैं? जो ये हमारे आर्मी चीफ हुए, एसएसबी चीफ हुए ना, तो ये पूछे जाते हैं कि इनका हेड कौन है, और हाल ही में अपॉइंट हुआ हो, करंट का क्वेश्चन हो तो पूछा ही जाता है। तो एसएसबी के हेड अपॉइंट हुए हैं दलजीत सिंह चौधरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, एक दो बार पढ़ोगे तो आपको याद रह जाएगा। दलजीत सिंह चौधरी एसएसबी के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। कौन महानिदेशक कौन होते हैं? डायरेक्टर जनरल यानी कि डीजी। कौन अपॉइंट हुए हैं? दलजीत सिंह चौधरी। कहाँ पर? एसएसबी में। अगला क्वेश्चन, छठवां खेलो यूथ गेम 2024 कहाँ पर शुरू हुआ? चेन्नई में। याद ये भी रखना है कि कौन सा खेलो इंडिया यूथ गेम है इस बार? 6th एडिशन भी याद रखना होता है। इस बार ही 6th आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स ऑर्गेनाइज हुआ। कहाँ पर हुआ? चेन्नई में। क्लियर है इतनी बात? याद रखना, छठवां खेलो इंडिया गेम्स था, चेन्नई में ऑर्गेनाइज हुआ। अगला सवाल, अब थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं ना, अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट हमारे हाफ हो चुके हैं और आगे भी डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब क्वेश्चंस आपको सही, और देखो मैं इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ
यहाँ पर बिल्कुल आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही मिलेंगे। और जीए के लिए मैं आपको बोल रही हूँ, कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ो, एसएससी में आए हुए सवाल पढ़ो, DSSB में आए हुए पढ़ो, एनवीएस में आए हुए पढ़ो। अगर आपने एक बार किसी भी छोटी मोटी बुक से पढ़ लिया है, नॉर्मल जीएस या जीए, ठीक है, जैसे लूसेंट से पढ़ लिया है, पिनेकल से पढ़ लिया है, तो बार बार आपको सिर्फ प्रैक्टिस करो। मान लो आप दिन में 1 घंटा जनरल अवेयरनेस को दे रहे हो डेली, तो वो सफिशियंट है। उसमें कुछ देर पढ़ लो, कुछ देर प्रैक्टिस कर लो, ठीक। बाकी जैसे आपके पास टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप टाइम इसको डिवोट कर सकते हैं। चलो अब क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं, ज़्यादा बातें नहीं करते, 36 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो 36 आपसे कहता है कि जनवरी 2024 में विश्व की सबसे बड़ी भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया। भीमराव अंबेडकर साहब की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई गई है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर बनाई गई है? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। याद रखना, क्योंकि प्रतिमाओं से सवाल आते हैं और क्योंकि इनकी क्या है, ये सबसे बड़ी प्रतिमा कही जा रही है, तो ये भी आपको ज़रूर इसलिए याद रखना होगा। किसकी? भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा 2024 में कहाँ पर, यहाँ पर इसका अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 37। रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस 2024 के चीफ गेस्ट कौन थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो थे आपके इस बार चीफ गेस्ट थे 2024 गणतंत्र दिवस के। पूछा जाता है सवाल पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर है, याद रखना इस क्वेश्चन को भी। अगले पर बढ़ते हैं। जनवरी 2024 में किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला रोवर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंड कराया है? तो जापान ने पहला रोवर अपना मून पर सॉफ्ट लैंड करा दिया है और जापान की बात यहाँ पर चल रही है, तो ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, जहाँ पर टाइम देने की ज़रूरत है उस क्वेश्चन पर हम डेफिनेटली टाइम भी दे रहे हैं, नहीं है वहाँ नहीं दे रहे। अगला सवाल है, हिंदी को किस देश में आधिकारिक भाषा का दर्जा दे दिया गया है? तो एक देश है फिजी। याद रखना, क्योंकि हिंदी की बात है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिंदी को किस देश ने आधिकारिक भाषा का दर्जा दे दिया है? तो फिजी ने, एक देश है फिजी, उसने ऐसा किया है, याद रखना। अब जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 2023 का भारत रत्न किन्हें किन्हें दिया गया? यहीं पे रट लेना, 5 लोगों को दिया गया, ठीक। पूर्व पीएम नरसिम्हा राव, पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक जिन्हें कहा जाता है, लाल कृष्ण आडवाणी साहब, और पूर्व CM ऑफ बिहार कर्पूरी ठाकुर जी, ठीक है। अब ये भी बहुत कंट्रोवर्सी रही इसमें कि सबको अपने स्वार्थ के लिए सरकार ने किसी न किसी स्वार्थ से प्रेरित होकर ये जो है अवार्ड दिया है, लेकिन हमें तो याद करने से मतलब है, ठीक है। बात करें 2023 के भारत रत्न की, ठीक है, तो नाम याद हो गए होंगे आपको। पूर्व PM नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह जी, MS स्वामीनाथन जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और कर्पूरी ठाकुर जी। 5 नाम याद कर लेना, वीडियो पॉज करके भी पढ़ लेना अगर अभी याद नहीं हुए हैं तो। अगला क्वेश्चन 41 कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? उसकी थीम क्या थी? इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि वैसे भी एजुकेशन से रिलेटेड है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल एजुकेशन डे, हर वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल एजुकेशन डे, और उसकी थीम थी लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस, मीनिंग स्थायी शांति के लिए सीखना। हिंदी में भी है थीम, इंग्लिश में भी है। 24 जनवरी को इंटरनेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है, 24 जनवरी। थीम क्या थी इस बार? लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस, मीनिंग लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस, मीनिंग यानी कि स्थायी शांति के लिए सीखना, स्थायी शांति के लिए सीखना इसकी थीम थी। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको याद अच्छे से आप कर लेना। अब 24 जनवरी को होता है इंटरनेशनल एजुकेशन डे, ठीक। आप मुझे कमेंट करके बताना राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल्स डे या नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ठीक।
अब 24 को हो गया अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 25 को हो गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस। मतदाता दिवस इंपॉर्टेंट है, इस बार इलेक्शन का ईयर है, इसलिए याद रखना 24 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 25 को आपका वोटिंग डे यानी कि नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और ये भी याद रखना कि इस बार कौन से नंबर का राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है, यानी कि कौन सा एडिशन है, तो 14वां, 14th। ठीक है, तो 25 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इस बार कौन से नंबर का है, 14th, ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन, एक प्राइज़ की हम यहाँ पर बात करेंगे, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन। ये प्राइज़ किसे दिया गया? क्योंकि किसी इंडियन को या किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को दिया जाता है तो वो नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन प्राइज़ अजीत मिश्रा साहब को दिया गया है। आते हैं ऐसे सवाल एग्ज़ाम में, याद कर लेना। अजीत मिश्रा, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन, कैसे याद करोगे? बहुत सिंपल है, अजीत मिश्रा लंदन गए, बस इतना याद कर लेना, एग्ज़ाम में आप कनेक्ट कर लोगे। लंदन कौन गया? अजीत मिश्रा। तो अजीत मिश्रा को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन का प्राइज़ दिया गया, किसे? अजीत मिश्रा को। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला अनुसंधान आधारित रिसर्च बेस्ड आईआईटी सैटेलाइट परिसर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। रिसर्च बेस्ड आईआईटी सैटेलाइट परिसर लॉन्च किया गया है उज्जैन में, या शुरू किया गया है या किया जाएगा उज्जैन में। और उज्जैन कहाँ पर है? एमपी में। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत का पहला अनुसंधान आधारित आईआईटी उपग्रह परिसर होगा जो कि उज्जैन में खोला जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 45 इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिएगा। 2024 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? ठीक है, अब पद्म पुरस्कार में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री आता है। पद्म पुरस्कार में क्या आता है? पद्म विभूषण आपके सामने लिखा है, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, ये दिए गए आपके। तो टोटल कितने दिए गए? टोटल 132 पद्म पुरस्कार दिए गए। आप बोलोगे मैम कैसे? पद्म विभूषण दिए गए हैं 5, पद्म भूषण दिए गए हैं 17 और पद्मश्री दिए गए हैं 110। तो टोटल कितने हो गए? 132। टोटल भी नंबर याद रखना और इंडिविजुअली भी। टोटल पद्म पुरस्कार 132 दिए गए हैं, या इंडिविजुअली भी याद कर लोगे तो टोटल कर ही लोगे आप। भाई 5 पद्म विभूषण कम लोगों को दिया जाता है, 5 को दिया गया। फिर पद्म भूषण आता है, ये 17 को दिया गया। फिर पद्मश्री बहुत सारे लोगों को दिया जाता है, तो 5, 17 और 110 ऐसे याद कर लेना। ये पद्म विभूषण, ये भूषण, ये पद्मश्री, कैसे याद रखोगे? 5, 17, 110, 5, 17, 110, 132 टोटल हो गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेवा की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो प्रीति रजक बनी है, पहली महिला है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय सेवा की, इंडियन सर्विसेज की पहली सूबेदार महिला या पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? प्रीति रजक। प्रीति रजक सूबेदार, ऐसे करके कुछ याद कर लेना। प्रीति रजक सूबेदार हैं, तो आपको यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट कर लेना। बस कनेक्ट करके याद करना थोड़ा आसान रहता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ कनेक्शंस बता रही हूँ। बाकी जैसे आपको सही लगे आप याद कर सकते हो। तो भारतीय सेवा की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक हो गई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला भी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, चलिए बात कर लेते हैं। 69th फिल्म फेयर अवार्ड समारोह 2024 की बात, फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात कर रहे हैं। एडिशन था 69th, 69वां एडिशन था फिल्म फेयर अवार्ड्स का। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, ध्यान से सुन लेना आप एक बार में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्राइज़ मिला है 12th फेल को। बेस्ट एक्टर का मिला है रणबीर कपूर को एनिमल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का मिला है आलिया भट्ट को रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी के लिए। 3 चीज़ें ज़रूर याद रख लेना। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने 12th फेल नहीं देखी तो आप बहुत मतलब कहीं ना कहीं छूट गए हैं किसी अच्छी चीज़ से। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी आप फ्री हों
ठीक है, और आपका मन पढ़ाई में ना लग रहा हो, आपके एम की ओर फोकस ना हो रहा हो, और वैसे भी मैं ये नहीं कहूँगी एज अ स्टूडेंट, एज अ पर्सन आप कुछ भी लाइफ में करना चाहते हो, खासकर अगर आप यंग हो और बच्चे हो, उन्हें ये मूवी ज़रूर दिखानी चाहिए। बहुत ही मोटिवेटेड और अच्छी मूवी है। भले ही इसमें कुछ चीज़ें देखो स्क्रिप्टेड भी होती हैं, सारी सच्चाई नहीं होती, लेकिन वो हमें एवरीथिंग हमें मोटिवेट कर रहा है इस मूवी में। तो 12th फेल मैं आपको रिकमेंड करूँगी, बहुत अच्छी मूवी है और आपको ज़रूर देखनी चाहिए। हालांकि आप में से बहुत लोगों ने एनिमल ज़रूर देखी होगी, 12th फेल नहीं देखी होगी, क्योंकि ये आसपास ही शायद रिलीज़ या हुई थी, कुछ ऐसा था। खैर, बेस्ट फिल्म फेयर में 12th फेल रही। बेस्ट जो एक्टर रहे रणबीर कपूर फॉर एनिमल रहे। बेस्ट एक्ट्रेस उन्हीं की वाइफ आलिया भट्ट रही फॉर रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी। याद रहेगा आपको, ऑफकोर्स ये तो याद रहेगा ही। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। 2024 ऑस्ट्रेलियाई ओपन मेन एंड विमेन सिंगल किसने जीता? मैं आपके लिए सिर्फ मैन नहीं लेके आई, यहाँ पर भी मैन और वीमेन दोनों की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट ये एक सीरीज़ होती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इनके सिंगल विनर खास करके। तो देखो इसमें मेन में तो है जैनिक सिनर और फीमेल में है या विमेन में है आर्याना सेबलंका। अगर आप पहले से कुछ टाइम से तैयारी कर रहे हैं तो आर्याना सेबलंका का नाम आपने सुना ही होगा। जैनिक सिनर का नाम शायद थोड़ा नया हुआ आपके लिए, लेकिन याद आपको दोनों करने हैं। दोनों ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल के विनर हैं सिंगल कैटेगरी में। मेल में कौन है भाई? जैनिक सिनर और आर्याना सेबलंका विमेन कैटेगरी में। 2-3 बार नाम पढ़ लेना, याद हो जाएगा। जैनिक सिनर, आर्याना सेबलंका, जैनिक सिनर, आर्याना सेबलंका। पढ़ूँ अगले क्वेश्चन पर, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। 50वां सवाल हमारा आ चुका है और आप देख रहे हो कि वीडियो को अभी 50 मिनट भी नहीं हुए हैं, इसका मतलब हम सही स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। जनवरी 2024 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसे ट्राई कहते हैं हम, क्या कहते हैं? ट्राई, इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इसलिए यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ। ट्राई के अध्यक्ष आपको याद रखने हैं अनिल कुमार लाहौटी, जो कि सारे आपके दूरसंचार चीज़ों को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। अनिल कुमार लाहौटी ट्राई के अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट बने हैं, याद रखना। 2024 का अपॉइंटमेंट है, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ट्राई के अध्यक्ष एग्ज़ाम में पहले भी पूछे गए हैं, ठीक। तो कौन? अनिल कुमार लाहौटी। अनिल कुमार लाहौटी ट्राई के अध्यक्ष बने हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है काला नुनिया चावल, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है? अब लाल चीटी की चटनी उड़ीसा जाना पड़ेगा आपको खाने के लिए, ठीक। अब काला नुनिया चावल खाने के लिए आपको जाना पड़ेगा वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, ठीक है। याद रखना इसको, काला नुनिया चावल जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, वो रिलेटेड है पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल से, ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO कौन अपॉइंट हुए हैं? इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ ओलंपिक जो है, उसके CEO अपॉइंट हुए हैं रघुराम अय्यर। थोड़ा ऊपर कर देती हूँ जिससे आपको क्लियरली विजिबल हो। रघुराम अय्यर जो है, रघुराम अय्यर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के CEO अपॉइंट हुए हैं। कौन? रघुराम अय्यर। तो रघुराम अय्यर किससे रिलेट करोगे डायरेक्टली? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से। अगला सवाल, जनवरी 2024 में भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला गया? मतलब ओनली फीमेल, पहला भारत का खोला गया है पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल, ठीक है। और ये वृंदावन उत्तर प्रदेश में खोला गया है, पूर्ण रूप से बालिकाओं के लिए रहेगा, इसीलिए पहला बालिका विद्यालय है सैनिक, ठीक है, सैनिक स्कूल। और ये वृंदावन में खोला गया, इंपॉर्टेंट है, खासकर फीमेल से रिलेटेड है और पहला है तो इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा हो जाता है। तो वृंदावन उत्तर प्रदेश याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किसे MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है? क्वेश्चन रिपीट है, प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रोफेसर BR कम्बोज।
को आपका MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। किनको? BR कम्बोज को। हमने पहले भी एक क्वेश्चन देख लिया है। अगला, किस मंत्रालय द्वारा पृथ्वी विज्ञान शुरू की गई है पहल? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने ही पहल शुरू करी है। आसान सा सवाल है, याद हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान को किसने शुरू किया? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। अगला सवाल है, मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर, इस बुक को किसने पब्लिश किया है? अब आप बोलोगे मैम आपको इसके ऑथर पूछने चाहिए थे, ना कि पब्लिशिंग एजेंसी। तो ऑथर जब दो से एक या दो, एक से ज़्यादा ऑथर होते हैं ना किसी बुक के, 2 या 3, तो ऑथर से ना सवाल पूछकर प्रिंटिंग जो पब्लिशर है उससे सवाल पूछ लिया जाता है, इसीलिए पब्लिशर से सवाल पूछा गया है। आई थिंक 2 राइटर्स हैं इस बुक के, 2 या 3, इसलिए सवाल है पब्लिशर से। बुक का नाम याद रखना, मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर। मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर बुक का नाम है, और पेंटागन प्रेस ने इसको प्रकाशित या पब्लिश किया है। पेंटागन प्रेस ने, याद रखोगे। अगला क्वेश्चन, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बने हैं गैब्रियल अटल। फ्रांस के नए PM कौन बने? और ये यंगेस्ट हैं, आई थिंक यंगेस्ट PM है फ्रांस के, गैब्रियल अटल। तो अब अटल जो है फ्रांस में अटल रहेंगे। ठीक है, याद रखना, कुछ भी कनेक्ट करके जैसे आपको ईजी लगे चीज़ों को याद करिए, क्योंकि बहुत कुछ याद करना होता है। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि कनेक्ट करके आप पढ़ेंगे तो आप इजी से मार्क कर पाएंगे एग्ज़ाम में। फ्रांस के नए राष्ट्रपति गैब्रियल अटल। अगला क्वेश्चन, 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के 2 बाघ शुभंकरों के नाम क्या हैं? बाघ जो हैं इसके शुभंकर हैं 9वें एशियाई आपके विंटर गेम्स के, 9th एशियन विंटर गेम्स के 2 जो बाघ हैं वो शुभंकर हैं। नाम है बिन बिन और निनी। ठीक है, निनी है ये, निनी, बिन बिन और निनी इसके शुभंकरों के नाम है। ये शुभंकर भी पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ। 9th एशियाई विंटर गेम्स होगा, उसके 2 बाघ शुभंकर हैं, बिन बिन और निनी उनके नाम हैं, बिन बिन और निनी। अगला, देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट का नाम? देश की पहली स्वच्छ होगी और स्वस्थ होगी फूड स्ट्रीट का नाम प्रसादम रखा गया है। क्या रखा गया है? प्रसादम। ठीक, अगला सवाल, 54th विश्व आर्थिक मंच, जिसको हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहते हैं, उसकी वार्षिक बैठक 2024 का विषय पूछा है, क्या था? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो 54वीं बैठक हुई 2024 में, उसका थीम था रीबिल्डिंग ट्रस्ट, पुनर्निर्माण विश्वास, या विश्वास का पुनर्निर्माण। रीबिल्डिंग ट्रस्ट इंग्लिश में है इसका, और हिंदी में पुनर्निर्माण विश्वास। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए इसका सवाल मैंने यहाँ पर पूछा है। और मॉक टेस्ट में हम इन ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स वगैरह भी देखते हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रिपोर्ट इंडेक्स पब्लिश करते हैं उनको भी हम देखते हैं। ठीक है, तो 54वीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक हुई उसका थीम था रीबिल्डिंग ट्रस्ट, या फिर विश्वास का पुनर्निर्माण। अगला क्वेश्चन, 2023 में कौन सा भारत का सबसे प्रदूषित शहर था? सबसे प्रदूषित गंदा शहर भारत का, तो बरनी हाट जगह है एक मेघालय में, वो 2023 का सबसे प्रदूषित शहर रहा बरनी हाट। बरनी हाट कहाँ पर है? मेघालय में है। ये भी याद रखना है कहाँ पर है, क्योंकि सवाल ऐसे ना पूछ कर ऐसे पूछ ले कि बरनी हाट, सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि बरनी हाट जो भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा 2023 में, वो कौन से स्टेट में है? तो इसलिए आपको स्टेट भी याद रखना है, मेघालय। ठीक है, बरनी हाट। अगला क्वेश्चन है कि 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति सत्र की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो वो है नई दिल्ली। हो चुकी है, होगी, हमें नहीं पता, लेकिन किसको मेज़बानी करनी थी? न्यू दिल्ली को। किसकी? यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 2024 की जो बैठक है नई दिल्ली में वो होनी थी, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलें। 2023 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा रहा? तो सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट, और मोस्टली मुझे लगता है हर बार यही एयरपोर्ट टॉप पर रहता है विश्व के सबसे अच्छे हवाई अड्डे में। तो 2023 की रिपोर्ट की बात चल रही है, 2023 का सबसे अच्छा हवाई अड्डा रहा
सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। चांगी एयरपोर्ट कहाँ पर है? सिंगापुर। इस तरह से भी याद रख लेना। अगला 81st गोल्डन ग्लोबल अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा फिल्म जो है वो पुरस्कार दिया गया? 2024 में जो 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड हुए उसमें बेस्ट फीचर मतलब बेस्ट फिल्म ड्रामा में, तो ओपन हाइमर का नाम आपने काफ़ी सुना होगा, तो वही ओपेनहाइमर ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है ड्रामा में, है ना, कैटेगरी भी याद रखना। तो 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ पिक्चर रही ड्रामा में वो ओपेनहाइमर रही या ओपेनहाइमर रही, याद रखना, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। अगला जनवरी 2024 में UWW रैंकिंग सीरीज़ में 57 किलोग्राम की कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है अमन सहरावत ने, ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है ये भी। 57 किलोग्राम की कैटेगरी में बात चल रही है, गोल्ड मेडल किसने जीता? UWW जो रैंकिंग आपकी हुई सीरीज़, अमन सहरावत, ठीक है, तो ये याद रखना। वेट लिफ्टिंग में है ये, ठीक है, वेट लिफ्टिंग में नहीं, सॉरी, रेसलिंग में है ना, UWW यानी कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, इसमें 57 किलो कैटेगरी में अमन सहरावत ने गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद करना, ठीक है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की 57 किलोग्राम कैटेगरी में अमन सहरावत ने गोल्ड मेडल जीता है। अमन सहरावत किससे रिलेटेड हो गए? रेसलिंग से, ये भी याद रखना। अगला 2023 के लिए T20 ICC प्लेयर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव, सवाल आता है एग्ज़ाम में। 2023 के ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर कौन रहे? ICC सूर्य कुमार यादव। BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर इंडिया, जो इंडिया के मैचेस को देखता है, इंडिया की टीम या क्रिकेट टीम को देखता है, BCCI, उसने किन 2 व्यक्तियों को कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है? तो BCCI ने 2 लोगों को कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है, उनमें एक हैं रवि शास्त्री और एक हैं फारूक इंजीनियर। फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ICC पुरुष ODI क्रिकेटर ऑफ द 2023, तो देखो वो जो था सूर्य कुमार यादव को T20 में दिया गया है और वनडे में दिया गया है विराट कोहली को सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के लिए। विराट कोहली, T20 में सूर्य कुमार यादव। अगला क्वेश्चन, कौन खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर है? तो खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 का शुभंकर है हिम तेंदुआ, याद रखना, ठीक है। तो खेलो इंडिया जो विंटर गेम्स होंगे 2024 में, उसका लोगो या उसका शुभंकर क्या है? हिम तेंदुआ, ठीक है। तो विंटर गेम्स है, हिम तेंदुआ, कुछ ऐसे कनेक्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 70, 2024 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन युगल जीत के साथ सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम चैंपियन कौन बना है? अपने रोहन बोपन्ना जी। अब वैसे तो जो डबल है ना, डबल्स, हम सिंगल के विनर पढ़ते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, विम्बलडन ओपन हो, फ्रेंच ओपन हो, इनके हम सिंगल्स को ज़्यादा पढ़ते हैं, सिंगल विनर ही जो है एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर डबल्स जीता है, डबल्स में 2 लोग एक साथ खेलते हैं, तो डबल्स में सबसे ज़्यादा उम्र के जीतने वाले प्लेयर बन गए हैं रोहन बोपन्ना ऑस्ट्रेलियन ओपन में, बस ये इनका नाम आपको याद रखना है, रोहन बोपन्ना। अगला क्वेश्चन 71, इम्पॉर्टेंट है, इंडेक्स का सवाल है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2023 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में सबसे कम भ्रष्ट देश कौन सा है? पहली रैंक किसकी है? डेनमार्क। और भारत की रैंक क्या है? वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 93। करप्शन में भारत की रैंक 2023 में क्या रही? 93। टॉप पर कौन रहा? डेनमार्क। दोनों बात याद रखना। 2023 का जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रहा है उसमें नंबर 1 पर डेनमार्क है और भारत की रैंक है 93 करप्शन में। अगला
भारत में अब तक कुल कितनी रामसर साइट्स हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट सवाल है। तो टोटल 80 रामसर साइट्स हो चुकी हैं भारत में अब तक, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट डेटा है, 80, याद रखना, इम्पॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नई शिक्षा नीति के तहत भारत की 7 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में किसे शामिल किया गया है। अभी जो हमारी NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत भारत की 7 शास्त्रीय भाषाओं में फ़ारसी को भी शामिल किया गया है। फ़ारसी को याद रखना, क्योंकि NEP से रिलेटेड है तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है फ़ारसी लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको हर सेशन में बताती हूँ, बुक एंड ऑथर से सवाल आते हैं, तो अगला क्वेश्चन उसी से है। और बुक का नाम है एन अनकॉमन लव, एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज़ हैं सुधा मूर्ति जी और नारायण मूर्ति जी, इन्हीं के ऊपर बुक लिखी गई है, एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, एंड दैट इज़ रिटन बाय चित्रा बनर्जी। राइटर याद रखना, चित्रा बनर्जी ने ये बुक लिखी है, ऑथर की है। कोई डाउट यहाँ तक आपको आई होप नहीं होगा, तो ये बुक याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। दी एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, रिटन बाय चित्रा बनर्जी। और आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और आई थिंक ये हम कर चुके हैं ना। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी है ना, तो 2023 के कौन रहे, लियोनेल मेसी रहे हैं, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन हमारा हो चुका है और इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारे आप जैसा देख पा रहे हैं 75 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं जनवरी मंथ के, और मुझे नहीं लगता कि इनसे बाहर कोई क्वेश्चन मैंने मिस किया होगा। अब अगर आप इस वीडियो को रिस्पॉन्स देते हैं, प्यार देते हैं और कमेंट करते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए, तो मैं डेफिनेटली एफर्ट करके आपके लिए इसी तरह से क्रीमी क्वेश्चंस का फैब मंथ का करंट अफेयर्स लेकर आऊँगी। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, ठीक है, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से लगी थी जैन मंथ के करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए, तो समय भी काफ़ी लगता है, एफर्ट लगता है। तो मुझे उसके बदले कुछ नहीं चाहिए होता, बस कुछ लोगों तक वीडियो पहुंच जाए, लोग देखें वीडियो, दैट इज़ द मेन थिंग। तो वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर देना, ज़्यादा लोगों तक पहुंचा देना। जिस भी स्टडी ग्रुप में आप कनेक्टेड हो वहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, और क्या आपको अगले मंथ के भी करंट अफेयर्स इसी क्रम में चाहिए। नहीं चाहिए तो फिर जैसे हमारा GA का मॉक टेस्ट चल रहा है वही करते रहेंगे। अगर आपको करंट की वीडियोस और चाहिए मंथली बेसिस पर, तो आपको कमेंट करना होगा, वीडियो कैसी लगी ये बताना होगा, उसी तरह से फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। आपकी डिमांड पे ही सारी चीज़ें चलेंगी, आप कहोगे तो वो हर चीज़ लेकर आई जाएगी। वीडियो अच्छी लगी है, आप अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से। आप वीडियोस को देखते हैं बट यू डोंट लाइक द वीडियोस, इनफैक्ट यू लाइक वीडियो बट यू डोंट हिट द लाइक बटन, तो आप प्लीज़ लाइक बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, इससे वीडियो का अच्छा इंप्रेशन जाता है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक। इतना ही बस मुझे आपसे कहना था। अब अगर आप लोग कमेंट करते हैं, बोलते हैं, तो मैं नेक्स्ट मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं आपके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दूंगी, लेकिन आपको उसके लिए पहले कमेंट ज़रूर करना होगा। ये PDF आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर आज या कल में ही, ठीक है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ पर जाकर GA मॉक टेस्ट नाम से प्लेलिस्ट है जहाँ पर मॉक टेस्ट हैं, जितने अब तक करा दिए हैं पढ़ लेना। DSSB PYQ नाम से भी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर भी काफ़ी PYQ कराए हैं, वो भी देख लेना, आपके डेफिनेटली काम आएगा। कोई भी वीडियो हमारी ऐसी नहीं होती कि 50 मिनट में आपको हमने 30 क्वेश्चन कराए हों, उल्टा होता है, 30 में 50, इस तरह से क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं। चाहे आप मतलब कहने का मतलब है कम समय में ज़्यादा चीज़ें रिवाइज़ करवाना मेरा पर्पज़ होता है। बहुत समय आपका ले लिया है वीडियो के ख़त्म होने के बाद भी, तो चलिए अब आप अपनी पढ़ाई करिए, बहुत अच्छे से करिए, एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आपका काम है, ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।